आर्य जो भाषा है उनमें से एक है और प्राचीनतम इसका रूप वैदिक संस्कृत है। तो दर्शकों, इस भाषा में वेद संहिता और उपनिषद का सृजन हुआ और इसे हम लौकिक संस्कृत भी कहते हैं। वैदिक काल में संस्कृत भाषा बोलचाल की भाषा में होती थी और वहीं से और हमारा जो वैदिक काल उसी समय शुरू हुआ। तो मैं यहाँ पर जो डॉक्टर साहब हैं उनसे मैं प्रश्न करना चाहूंगी कि डॉक्टर साहब, हम वैदिक काल की बात करें तो जो हिंदी है, हिंदी जो भाषा है, तो उस समय संस्कृत होती थी। तो वहीं से रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ रचे गए और उस दौर के जो कवि रहे हैं वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, विशाख, श्रीहर्ष। तो क्या कहना चाहेंगे इस काल के बारे में? देखिए, संपूर्ण भारत में दो प्रकार के भाषा परिवार प्रचलित हैं जी। एक आर्य भाषा परिवार और दूसरा है द्रविड़ भाषा परिवार। आर्य भाषा परिवार में सारी भाषाएं, चाहे वो क्षेत्रीय भाषाएं हो चाहे हिंदी हो, ये सबके सब संस्कृत से ही प्रादुर्भूत हुई है। संस्कृत सबकी जननी है। ईसा से 1500 वर्ष पूर्व सारा देश संस्कृत बोलता था, संस्कृत में लिखा जाता था, संपूर्ण साहित्य संस्कृत में होता था। उसके पश्चात ईसा के 500 वर्ष पूर्व तक संस्कृत बराबर बोलचाल की भाषा रही, लेकिन धीरे धीरे उसका ह्रास हुआ और उसके बाद उससे विकृतियां हुई, प्राकृत भाषा निर्मित हुई। प्राकृत भाषाओं का भी ह्रास जब हुआ तो उससे अपभ्रंश भाषाएं उत्पन्न हुई। हिंदी भी उसी अपभ्रंश भाषा, जिनमें सौर सेनी, मागधी, इन भाषाओं का जन्म हुआ, उनसे हिंदी का जन्म हुआ। हिंदी वास्तव में इसका नाम जो है इसके गुणों के कारण नहीं है। हम लोग सब पहले भारतवर्ष के अधिकांश आर्य समाज के आर्य के लोग जो थे वो सिंधु नदी के आसपास निवास करते थे। फारस के लोग, ईरान के लोग सा को हा बोलते हैं, इसलिए कहा गया आशीर्वादम ने ग्रहणीयात मरुदेश निवास नाम, माने पश्चिम में जो मरुदेश है, अरब वगैरह, उनसे आशीर्वाद मत लेना, क्योंकि अगर वो शतायु कहेंगे तो हतायु बोलेंगे। शतायु माने 100 वर्ष जियो, हतायु माने तुम आगे मर जाओ। तो इसलिए वो सिंधु नदी को हिंद कहते थे, हिंद कोश, हिंदू नदी। तो हिंद के आसपास रहने वाले लोगों को उन्होंने हिंदू कहना शुरू किया और हिंद के क्षेत्र को हिंद कहना शुरू किया। तो हिंद में बोली जाने वाली भाषा, जैसे अरब में अरबी, फारस में फारसी, उसी प्रकार से हिंद प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा हिंदी कहलाई। वास्तव में हिंदी इसका वास्तविक नाम नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ हमारे देश का नाम है भारत, और मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती नाम की एक काव्य लिखा। ये लिखा है कि भगवान भारत वर्ष में गूंजे हमारी भारती। उन्होंने वास्तव में हिंदी के लिए कहा था कि संपूर्ण भारत देश में हमारी भारतीय हिंदी भाषा जो है ये संस्कृत देश में प्रचलित हो। आज हिंदी जो है वो मात्र एक भाषा नहीं है। हिंदी वास्तव में भारत माता के मस्तक की बिंदी है। ये एक बहुत बड़ा साहित्यिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, दार्शनिक, नैतिक साहित्य को अपने में समेटे हुए एक अमूल्य अक्षय निधि है। तो जैसे अंगद ने रावण से कहा था कि गंगा मात्र नदी नहीं है, कामधेनु मात्र एक गाय नहीं है, धन्वी काम पुनि नदी पुनि गंगा, और राम मनुज कसरे सतबंगा, तो राम को मनुष्य कहता है। ठीक उसी प्रकार से मैं कहना चाहूँगा कि हिंदी मात्र एक भाषा नहीं है, ये हमारे समाज का दर्पण है, हमारे समाज के आचार विचार जीवन पद्धति का एक दर्पण है। इसलिए हिंदी हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण भाषा है और इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को शुद्ध हिंदी का प्रयोग करने का प्रयास करना चाहिए और अपने बच्चों को भी। हमारे देश में डॉक्टर कामिल बुड़के कहते थे कि भारत के लोगों के मन में अपनी सांस्कृतिक विरासत के प्रति अहोभाव नहीं है, गौरव की अनुभूति नहीं है। जो भाषा अंग्रेजी बोलता है हम लोग उसको श्रेष्ठ मानते हैं, और जो शुद्ध हिंदी बोलता है उसके प्रति हमारे मन में हीन भावना रहती है। ये आत्म गौरव की कमी का कारण है। जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। हम सब लोगों को हिंदी के गौरव गाथा के प्रति निश्चित रूप से प्रयास करना चाहिए कि और बढ़े, सब लोग इसको सीखें, अधिक प्रचार प्रसार हो। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर जवाब दिया हमारे डॉक्टर साहब ने। और अब मैं कहना चाहूंगी कि दर्शकों,
2001 की जनगणना के अनुसार लगभग 25.69 करोड़ भारतवासी अपनी मातृभाषा का उपयोग करते हैं। तो सन 1998 के पूर्व भारतवासियों की संख्या की दृष्टि से विश्व में सबसे सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषाएं के आंकड़े मिलते हैं, जिसमें हिंदी का जो स्थान है वो तीसरे पर है। तो यहाँ पर मैं मध्यकाल की बात करूंगी आपसे कि मध्यकाल में जो हिंदी का स्वरूप है, तो हिंदी का स्वरूप वहां से 3 भाषाएं, 3 बोलियां बताते हैं कि उस दौर में बोलियां विकसित हुई और 3 जो बोलियां हैं वो निखर कर सामने आई, ब्रज भाषा और अवधी और खड़ी बोली। तो क्या कहना चाहेंगे इस काल के बारे में? मध्यकाल को हम भक्ति काल को के रूप में भी जानते हैं, कह सकते हैं। तो मध्यकाल में जो भी कवि हुए, कवित्री हुई, उन्होंने अपने साहित्य का सृजन क्षेत्रीय भाषाओं में, लोक भाषाओं में किया। तो जैसे कि हमारे महानायक हैं श्री कृष्ण भगवान हैं, उनका पूरा जीवन परिचय, उनकी बाल लीलाएं सारी इन्हीं भाषाओं के इर्द गिर्द हैं। तो इन भाषाओं का जो महत्व है वो मध्यकाल में इसीलिए सर्वाधिक था और इसका उपयोग भी कवियों ने किया। कहा जाता है कि जैसे कि इन भाषाओं पे राज्यों का संरक्षण भी इन भाषाओं को प्राप्त है, बोलियों को प्राप्त है। तो इस काल में दर्शकों कवि सूरदास, मीराबाई, मतीराम बिहारी, पद्माकर आदि विभूतियों ने जन्म लिया और इस काल को आगे बढ़ाया। बताया जाता है कि हिंदी इस काल में सबसे ज्यादा फली फूली। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, भारतीय इतिहास का जो मध्यकाल कहलाता है, इसके 2 भाग हैं, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल जो है भक्ति काल कहलाता है और उत्तर मध्यकाल जो है वो रीति काल कहलाता है। ये जो जिनकी आप बात कर रहे हैं, ब्रजभाषा, अवधी भाषा, मागधी भाषा, बुंदेलखंडी भाषा, ये सब उपभाषाएं हैं हिंदी की। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो 20वीं शताब्दी के पहले 19वीं शताब्दी के अंत में उत्पन्न हुए, उस समय तक हमारे देश की सारी कविताएं ब्रजभाषा में ही हुआ करती थी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा नहीं, इसमें हम वो मार्दव, वो सौंदर्य और वो निश्चितता नहीं ला पाते हैं, क्योंकि कोई कुछ बोलता, कोई कुछ बोलता, तो एक ऐसी भाषा होनी चाहिए जो स्टैंडर्ड भाषा हो। उसी का नाम दिया उन्होंने खड़ी बोली। खड़ी बोली का अर्थ ये था कि जो ब्रजभाषा, अवधी भाषा, मागधी भाषा, पंजाबी भाषा, हरियाणवी भाषा, इतनी तमाम जो क्षेत्रीय भाषाएं थी, इनके तमाम शब्दों को लेकर एक स्तरीय, एक मानक भाषा विकसित की जाए, तो उसका नाम पड़ा खड़ी बोली। इसका श्रेय जाता है महावीर प्रसाद द्विवेदी को, आचार्य नरसिंह। तो उन्होंने क्या किया कि सरस्वती नाम की एक पत्रिका निकाली और उस पत्रिका के माध्यम से लोगों से कहा कि आप लोग ब्रजभाषा आदि को छोड़ करके एक स्तरीय भाषा में लिखना प्रारंभ करें। सबसे पहले मैथिली शरण गुप्त ने इसको स्वीकार करके उन्होंने भारत भारती और तमाम ग्रंथ लिखे। इसी तरह से और हरिऔध ने प्रिय प्रवास नाम का जो ग्रंथ लिखा, पहला महाकाव्य जो था वो खड़ी बोली में लिखा गया। और दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, इस प्रकार की कविता लिख करके उन्होंने बड़ी कीर्ति बटोरी। तो वास्तव में ये तमाम जो क्षेत्रीय भाषाएं थी, ये उसी प्रकार से हिंदी की उपजीविका भाषाएं हैं। जैसे गंगा नदी में जाकर सतलज भी, ब्यास, ये तमाम ये जमुना नदी भी, ब्रह्मपुत्र नदी भी, गोमती नदी भी जाकर मिल करके उसको पुष्कर स्वरूप प्रदान करती है। उसी प्रकार से क्षेत्रीय भाषाओं ने हिंदी को और समृद्ध किया। सूरदास, तुलसीदास, ये सब बाद में धीरे धीरे उसी भाषा के लेखक कहलाए। बिल्कुल, बहुत ही लाजवाब आपने जवाब दिया हमारे दर्शकों को। हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल है बड़ा ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है दर्शकों, क्योंकि इसमें पद के साथ साथ गद्य, समालोचना, एकांकी, कहानी का भी विकास हुआ और हिंदी पत्रकारिता का भी विकास तेजी से चलता रहा। तो दर्शकों, यहाँ पर मैं मैम से पूछना चाहूंगी कि भारत की स्वतंत्रता संग्राम में हिंदी और हिंदी पत्रकारिता की भूमिका किस प्रकार रही? हिंदी वो माध्यम, सशक्त माध्यम था जो आज़ादी के दीवानों के दिल में जोश भर देता था। और हिंदी के माध्यम से ही इनके बीच में संवाद हुआ करते थे या संप्रेषण हुआ करते थे। और आज़ादी के पहले जो जितना भी स्वतंत्रता संग्राम की जितनी भी हम कहानियाँ पढ़ते हैं या जो भी कुछ वहाँ उनके दिलों में जोश था, वो सारा हिंदी माध्यम, हम हिंदी को बहुत बड़ा इसके लिए हिंदी की बहुत बड़ी भूमिका को हम मान सकते हैं
कि आज़ादी के बाद भी वो हिंदी ही थी और आज़ादी के पहले भी वो हिंदी ही थी जिसने राष्ट्र को और स्वतंत्रता के दीवानों को, आज़ादी के दीवानों को एक सूत्र में बांध के रखा था। तो ये जो हिंदी है जी। तो बताते हैं कि महात्मा गांधी सहित अन्य नेताओं जी। ने भी मतलब इसको राष्ट्रभाषा, राजभाषा घोषित किया। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा वर्ग, करोड़ों लोगों के दिल की भाषा है हिंदी। जैसा कि सर ने अभी बताया कि आर्य वर्ग में सबसे ज़्यादा बोली, बल्कि यूरोपियन भाषा परिवार में भी यदि हम देखें तो सबसे बड़ा भाषा परिवार आर्य भाषा परिवार है। तो भारत के आधे से ज़्यादा हिस्सों में हिंदी बोली जाती है। और एक और मज़ेदार बात यह है कि सर हम यदि बांग्ला सुने, असमिया सुने या कोई बिहार में बोली जाने वाली कहीं कोई उपबोली क्षेत्रीय भाषा सुने तो हिंदी उसमें ज़रूर है, हिंदी का पुट जरूर है। हरियाणवी सुने तो हमारी समझ में आ जाती है, पंजाब में पंजाबी सुना हमारी समझ में आती है। लेकिन दक्षिण की जो द्रविड़ भाषा परिवार है वहाँ संस्कृत ज़्यादा है, थोड़ी क्लिष्टता है, तो उसको समझना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए इस भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने का मतलब जो सपना था या जो भी था, लेकिन दुख की बात है कि हम देश को एक सशक्त राष्ट्रभाषा अभी भी हिंदी को नहीं मान सके, नहीं दे सके। वो दर्जा, वो सम्मान, वो स्थान हिंदी को आज भी नहीं है जो उसे मिलना चाहिए था या जिस सम्मान की वो आज भी हकदार है। कहीं ना कहीं लेकिन हिंदी ने अपनी जगह बनाई है। बिल्कुल। यहाँ पर मैं बात करूंगी वर्तमान में अंतर्जाल युग में हिंदी भाषा की जितनी मांग है अंतर्जाल पर उतनी उपलब्धता नहीं है, क्योंकि लेकिन भारत अंतर्जाल का इतना तेजी से विकास चलता रहा, समाचार पत्र से लेकर हिंदी खंड तक इसका विकास होता रहा। और विकिपीडिया, इसमें जो गूगल है इसको भी हम साधुवाद कहते हैं, जिसने ढेर सारी जानकारियां हमारे वेबसाइट, हमारे कंप्यूटर पर प्रदान की। तो इस विषय पर डॉक्टर साहब से मैं पूछना चाहूंगी कि जो हिंदी है तेजी से बढ़ रही है। देखो ऐसा है कि किसी भी भाषा को हम साहित्य को समाज का दर्पण कहते हैं। हम अपना प्रतिबिंब उसमें देखते हैं। हमारी जैसी मानसिकता होगी उसी प्रकार की हमारी भाषा का विकास होगा। अंग्रेजों ने हमको उतना गुलाम नहीं बनाया मानसिक रूप से जितना आज के हमारे भारतीय लोग भारत को गुलाम बनाते जा रहे हैं। आज हम चाची, काकी, बुआ, फूफा, फूफी कहने में शर्म की अनुभूति करते हैं। हर घर में आंटी जी बैठी हैं, हर घर में मम्मी जी बैठी हैं, हर घर में डैड बैठे हैं, और फिर भी हम कल्पना करते हैं कि हिंदी भारत की भाषा बनेगी। जो साधारण सा मजदूर है उसके घर में भी जाइए, उससे पूछे क्यों तुम्हारी अम्मा है क्या, तो लड़का कहता अम्मा, दादी अम्मा। अम्मा वो नहीं समझता है कि माँ को अम्मा कहते थे, बाप कहते थे, पिता कहते थे, अब वो पापा, मम्मी, डैडी ये बोल रहे हैं। अभी जो तमाम ये टेलीविजन और टेलीफोन और तमाम इनका विकास हो रहा है, ठीक है, ये प्रौद्योगिक दृश्य इनका बड़ा महत्व है, लेकिन जिसको निज गौरव, जैसे मैंने बताया था, जिसको निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, जिसको मातृभाषा का अभिमान नहीं है, वो कभी भी इसका विकास नहीं कर सकता। मुझे एक स्मरण याद आता है, 1975 में नागपुर में विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ, तो वहां पर सर शिवसागर राम गुलाम मॉरिशस के प्रधानमंत्री और इंदिरा जी उसकी अध्यक्ष थी। वहां पर जर्मनी के एक विद्वान ने बताया 175 देशों में हिंदी पढ़ाई जाती है, 175 देशों। जर्मनी के विद्वान ने बताया कि हमको नागपुर के जिस होटल में ठहराया गया वहाँ जर्मनी के हम थे, एक फ्रांस वाला था, एक रूस वाला था, लेकिन रूस वाला न फ्रांस वाली भाषा समझता था, न फ्रांस वाला रशियन भाषा समझता था। हम लोग तीनों हिंदी में बात कर रहे थे। तो इससे मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ, यहाँ पर उसने कहा भारतवर्ष में कि सारे संसार में किसी को जोड़ सकती भाषा में किसी में शक्ति है तो हिंदी भाषा है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आज चाहे ये जितने भी माध्यम तमाम ये इनके माध्यम से हिंदी का विकास हो रहा है, आवश्यकता इस बात की है कि हमारे मन में ये भाव पैदा हो कि हमारी भाषा, जैसा भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने कहा था कि निज भाषा उन्नति बिना, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, और निज भाषा उन्नति बिना मिटे न ये का। जब तक अपनी भाषा का विकास नहीं करेंगे हमारे हृदय की जो वेदना है वो मिटेंगे नहीं। हम सब लोगों को आज 14 सितंबर के दिन ये संकल्प करना चाहिए कि हिंदी लिखेंगे, हिंदी बोलेंगे, हिंदी पढ़ेंगे। लेकिन ये नहीं कहता हूँ मैं
दूसरी भाषाओं का विरोध नहीं करेंगे, लेकिन अपनी भाषा का विकास करेंगे। इसमें किसी प्रकार की लज्जा की अनुभूति नहीं करेंगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया जवाब दिया कि वाकई में हमें हिंदी बोलना है, सुनना है और अपनी राष्ट्रभाषा पर अभिमान करना है। तो दर्शकों, हिंदी की नदी लगातार बहती रही, हिंदी की नदी लगातार बहती रही, कुछ नए शब्द जुड़ते रहे और हिंदी अपने नए पैमाने गढ़ती रही। तो यहाँ पर जो हिंदी है, यहाँ पर एक प्रश्न और उठता है, मैम से मैं करना चाहूंगी कि आज सिनेमा, साहित्य, शिक्षा, मनोरंजन, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ हिंदी के बिना काम चल रहा हो। तो क्या मायने रखती है हमारे जीवन में हिंदी? तो आधुनिक समय में हम ये कहते हैं कि हिंदी केवल नाटक, उपन्यास, कविता यहाँ तक सीमित नहीं है। हिंदी रोजगार का भी बहुत बड़ा माध्यम हो गया है। जैसे कि आपने अभी सवाल किया, तो नए नए ऐप्स हैं, सॉफ्टवेयर हैं, हिंदी में भी डेवलप हो रहे हैं। उसी तरीके से हिंदी का विकास उनके माध्यम से हो रहा है और उसका उपयोग करने वाले युवा, खास करके हमारी युवा पीढ़ी, बहुत ज़्यादा इसके प्रति उनका रुझान है। अभी हम कल्पना भी नहीं कर सकते किसी युवा बच्चे से हम ये कहें कि आप प्रेमचंद का गोदान पढ़िए और हमें उस पर डिस्कस करिए, लेकिन वो किसी नए सॉफ्टवेयर के बारे में या किसी नई टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत आराम से डिस्कस करेगा। तो जो हिंदी गांव-गांव या मोबाइल के जरिए, इंटरनेट के माध्यम से पहुंच गई, ये भी एक सशक्त माध्यम है जिसने हिंदी को दूर दराज तक, दिलों तक पहुंचा दिया है। बिल्कुल, बहुत ही उम्दा जवाब दिया आपने। डॉक्टर साहब से मैं एक प्रश्न और करना चाहूंगी कि आज कहते हैं एक भाषा है आशा भरी, एक भाषा है आशा भरी जिसका नाम हिंदी है। दर्शकों, हिंदी केवल जुबान नहीं, हमारे देश के माथे की बिंदी है। तो यहाँ पर सवाल करना चाहूंगी मैं कि आज दुनिया के तमाम विश्वविद्यालय और हिंदी में पढ़ाई हो रही है और विदेश के कुछ लोग भी, स्टूडेंट्स भी हमारे देश में आ रहे हैं पढ़ने के लिए, हिंदी को समझने के लिए आ रहे हैं। तो हमारे देश के लिए बहुत बड़े गौरव की बात है कि हमारे देश में जो हिंदी का गौरव है बढ़ता चला जा रहा है। क्या कहेंगे इस बारे में? मैं यही कहना चाहता हूँ, संस्कृत की एक सूक्ति है, यन यथा चरत श्रेष्ठा तथैव इतरे जना। श्रेष्ठ व्यक्ति समाज के जैसा आचरण करते हैं, दूसरे लोग भी उसका अनुसरण करते हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि पिछले 6 वर्ष से हमारे देश का एक प्रधानमंत्री ऐसा है, न केवल भारतवर्ष में, संसार के समस्त देशों में हिंदी के माध्यम से उसने अपनी आवाज उठाई। और अमेरिका में जब उसने भाषण दिया उनके संसद में, तो 24 बार लोगों ने खड़े होकर के तालियां बजाई। पहले हमारे प्रधानमंत्री, जैसे उदाहरण के लिए, इसके पहले जो प्रधानमंत्री थे वो हमेशा अंग्रेजी में ही बोलते थे, बाहर जाते थे तो बोलते ही थे। भारतवर्ष में भी, लोकसभा में भी, जनसभाओं में भी अंग्रेजी में बोलते थे। हमारे प्रधानमंत्री अरब देशों में जाकर के, इजराइल में जाकर के हिंदी बोलते हैं। उससे परिणाम उसका ये हुआ कि हम सभी लोगों का साहस बढ़ा, हम सभी लोगों के अंदर ये उत्साह बढ़ा कि हम सब लोगों के लिए हिंदी बहुत आवश्यक है, सबको बोलना चाहिए, उसका मान सम्मान करना चाहिए, उसका विकास करना चाहिए। ये बड़े सौभाग्य की बात है। आज 14 सितंबर के दिन मैं बहुत ही आशान्वित हूँ कि हमारे देश में हिंदी का भविष्य उज्जवल है। आखिरी में क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? क्योंकि क्या है, कुछ जो स्टूडेंट्स है, आज की हमारी युवा पीढ़ी है, वो पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ती चली जा रही है, कहीं ना कहीं वो हमारी हिंदी के मूल्य को समझ नहीं पा रही। तो क्या कहना चाहेंगे छोटे से उसमें? विद्यार्थियों का दोष नहीं है, जैसे हमारे गुरु होंगे वैसे हमारे शिष्य होंगे। हमारे गुरुओं को चाहिए कि सबसे पहले एक पिता अपने विद्यार्थी बच्चे को लेकर के एक महात्मा के पास गया और बोले, महात्मा जी, मेरा बच्चा गुड़ बहुत खाता है, परिणाम स्वरूप इसके पेट में कीड़े हो गए, तो आप इसको गुड़ छुड़ाने के लिए कोई बताइए, उपदेश दीजिए। उन्होंने कहा 7 दिन के बाद आइए। 7 दिन के बाद जब गए तो उन्होंने कहा, भाई समझाया तो बच्चे ने गुड़ खाना छोड़ दिया। पिता ने कहा कि महात्मा जी, आपने 7 दिन पहले क्यों नहीं कहा? तो उन्होंने कहा कि साहब, मैं खुद ही गुड़ खाता था, अब मैंने 7 दिन तक गुड़ नहीं खाया, इसलिए मेरी वाणी में वो साहस पैदा हुआ कि मैं इस बच्चे को उपदेश दे सकूं। इसलिए शिक्षकों को चाहिए शुद्ध हिंदी लिखें, शुद्ध हिंदी बोलें, और तब विद्यार्थियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। स्वयं रहना सीखें उस तरह का, बोलना सीखें उस तरह का, आचरण करें उस तरह का,
तब विद्यार्थियों से भी आकलन की अपेक्षा हम कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया आपने। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे इस कार्यक्रम में अपना कीमती समय प्रदान किया। बहुत 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 शुक्रिया। धन्यवाद। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम से हमने सीखा कि हम जिस प्रकार अपने देश, अपने तिरंगे से प्यार करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, उसी तरह हमारे राष्ट्रभाषा का हमें सम्मान करना चाहिए। आए हम सब मिलकर प्रण करें कि अपने देश की जो राष्ट्रभाषा है उसको हम उचित सम्मान प्रदान करें। इन्हीं प्यारे क्षणों और लम्हों के साथ उषा राघवत को विदा दें। फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।